तो वोट हमने केंद्र में देश को चलाने के लिए दिया था। अगर लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में नहीं है, फॉरेन पॉलिसी उसके हाथ में है, तो फॉरेन पॉलिसी से मेरा और आय का आम आदमी का क्या लेना देना है? वो तो सरकारें वर्ल्ड की राजनीति के हिसाब से तय करती हैं। लिहाजा मेरी ये मांग है कि सरकार और इस देश में इस बात के लिए ताकत नहीं चाहिए कि कहीं ऐसा प्रावधान करें कि पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर पर कितना और कितना नहीं यह तय तो हो सकता है। कम से कम जब मजहबी दंगा हो, जब कम्युनल वायलेंस का मामला हो, तो उस पूरे क्षेत्र को केंद्र सरकार के अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार हो। और यह ना हो कि जब हालात खराब हो जाएं और केंद्र सरकार वहां इंटरवीन करना चाहे, और केंद्र की जब वहां फौजें जाएं, केंद्र की जब वहां सीआरपीएफ जाए, तो राज्य सरकार किसी मजहब और जिहादियों को अपीज करना चाहती है और वो ये जानती है कि जो केंद्र की फोर्सेस हैं वो शायद राज्य सरकार का ऑर्डर न माने, इसलिए राज्य सरकार उन केंद्र सरकार की फोर्सेस को उतरने ही नहीं देती, उतरने के बाद उनको काम नहीं करने देती। तो ये देश चलेगा कैसे? अगर बंगाल की सरकार यह तय कर ले कि यहां पर बांग्लादेशी मुसलमान को सेटल कर देना है और यहां उनके रहने से उसकी सरकार बनेगी, तो भारत का एक राज्य बाहर चला गया। आज केरल की क्या स्थिति है, आज कश्मीर की क्या स्थिति है। तो ये जो राज्य सरकार को एक ऐसा अधिकार दे दिया है कि वो ये तय करेगा कि राज्य के अंदर का लॉ एंड ऑर्डर वही मेंटेन करेगा, तो मुझे लगता है कि इस पे विचार होना चाहिए और ऐसे कुछ प्रावधान रखने चाहिए। सरकार को हटाने के प्रावधान की तो बात जब होगी जब सरकार में वो तमाम सारी चीजें संवैधानिक तौर पे होंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कुछ जरूर मापदंड तय होने चाहिए कि एक स्थिति में केंद्र सरकार उस इलाके को अपने नियंत्रण में ले ले, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से, और राज्य की पुलिस जो उस सरकार के अधीन काम करती है, उस सरकार के दबाव में काम करती है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, जो आईपीसी है उसके तहत काम नहीं करती, जो पुलिस का मैंडेट है उसके तहत काम नहीं करती, तो कैसे उस एरिया को टेक ओवर किया जाए, या किन हालातों में केंद्र सरकार को सीधे तौर पर, तत्काल तौर पर, बिना राज्य सरकार की इजाजत के वहां पर चीजों को ठीक करने की ताकत हो, इस पे विचार होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि ये राज्य सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात कह करके अपने राज्य में दंगा कराती है, एक धर्म विशेष के लोगों को यानी मुसलमानों को अपीज करती है, खुलेआम छूट देती है, हिंदुओं को पकड़ती है, हिंदुओं को झूठे केसेस में फंसा देती है, उनकी हत्याओं को दबाती है। तब ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार अपने उस नागरिक को बचाए जिसे उसने भारत की नागरिकता देने का अधिकार दिया है, और उस अधिकार के तहत उस नागरिक से कुछ वसूलने का भी अधिकार उसके पास है। तो वो नागरिक जो केंद्र को अपने इनकम टैक्स देता है, केंद्र के बनाए कानून को मानता है, भारत की प्रभुसत्ता में यकीन रखता है, लेकिन क्योंकि वो किसी एक ऐसे राज्य में रह रहा है, वहां की सरकार कोई दूसरे विचारधारा की है तो उसकी हत्या करती है, तो वो केंद्र की तरफ देखेगा या राज्य सरकार की तरफ देखेगा, इस पे भी विचार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुत सारे चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि जय साईं दीपक साहब हैं, बेहतरीन आदमी हैं, बहुत बढ़िया हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो भारत में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो प्राचीन हो चाहे आधुनिक हो, इन मंदिरों पे चढ़ने वाला जो आप भगवान को अपनी आस्था से जो पैसा चढ़ाते हैं, उस पैसे का 70 से 80% सरकार के खाते में चला जाता है, लेकिन मज़ारों पर, गुरुद्वारों पर और दूसरी जगह चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती है। तो सरकार का काम नहीं है कि वो मंदिरों के पैसे से देश चलाए। अगर सरकार मंदिरों के पैसे से चला रही है तो फिर मंदिरों पे पैसा चढ़ाने वालों के विशेष अधिकारों का भी ध्यान रखे, फिर उन्हें कोई विशेष अधिकार भी मिलना चाहिए। यानी हमारे मंदिरों पे चढ़ने वाला पैसा भी मूसा को जाएगा, दुजाना को जाएगा, कश्मीर की जिहादी सरकार को जाएगा, केरल को जाएगा, बंगाल को जाएगा, मारे भी हम जाएंगे, हमारा फौजी भाई भी भारत के कश्मीर के मुसलमान आतंकवादियों के हाथों में मारा जाएगा, जिहादियों के हाथों में मारा जाएगा, और हम ही पैसा देंगे, हम ही इनकम टैक्स देंगे, हमारे मंदिर का चढ़ावा जाएगा। ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जय साईं दीपक इसका केस लड़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसमें उनको सफलता मिलने वाली है। इस कोविड की वजह से सुनवाई डिले हो गई है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि कुछ लोगों ने इस देश में, यह पहला देश है, जब आप कहते हैं इटली तो इटालियन, जब आप कहते हैं अमेरिका तो अमेरिकन,
जब आप कहते हैं जर्मनी तो जर्मन, तो जो वहां की बहुसंख्यक होते हैं उनके नाम से वहां के लोग जाने जाते हैं, देश जाना जाता है। लेकिन ये एक ऐसा तथाकथित देश है कि इसे इंडिया भी कहते हैं, इसे भारत भी कहते हैं, इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है, मैं उन्हें नहीं जानता। यह जरूरी नहीं है कि हम किसी राष्ट्रवादी को जब तक न जाने, उस सनातनी को जब तक निजी तौर पर न जाने, तो उसके बारे में बोलने से हमें कोई रोक सकता है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में यह प्ली डाली है, PIL डाली है कि ये जो इंडिया है इसे रिप्लेस करिए, और इसे रिप्लेस करके इसका एक नाम होना चाहिए, ये 4-4, 3-3 नाम नहीं होने चाहिए। लिहाजा इंडिया को हटाओ, भारत एक नाम रखो। इसके ऊपर कल 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई 4-5 दिन पहले होने वाली थी, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस साहब किसी कारण से कोर्ट अटेंड नहीं कर पाए। 2 तारीख को होगी। मैं आप सब युवाओं से कहता हूं कि इन खबरों को पढ़ें, इन खबरों पे निगाह रखें, इन खबरों पे क्या हो रहा है इस बात का ध्यान रखें कि देश की पहचान भी एक होनी चाहिए, देश का संविधान भी एक होना चाहिए, देश के कानून भी एक होने चाहिए। जब ये सेकुलर है, जब ये धर्मनिरपेक्ष है, तो ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, ये मदरसे अलग से क्यों चल रहे हैं? एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए, एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए, एक ही आधार कार्ड होना चाहिए। तो फिर भारत का नाम एक ही क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए भारत का नाम, भारत की पहचान आज 1947 से नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। यह भारत 1947 को नहीं पैदा हुआ है, यह भारत हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति का नाम है। भारत एक जीता जागता पुरुष और महापुरुष है। यह किसी भूभाग का टुकड़े का नाम नहीं है, यह जीवित संस्कृति और संस्कारों और आदर्श और मूल्यों का नाम ही भारत है। हम जब भारत कहते हैं तो उसमें छत्रपति शिवाजी भी मौजूद हैं, उसमें वीर सावरकर भी मौजूद हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी मौजूद हैं, उसमें हजारों लाखों वो लोग, अनगिनत लोग मौजूद हैं जिन्होंने भारत को भारत बनाने से, बाहर के आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी थी। ये भारत गांधी जी और नेहरू जी जैसे लोगों की देन नहीं है। इन्होंने तो देश को गिरवी रख करके, भीख मांग करके ट्रांसफर में प्राइम मिनिस्टरशिप ली है। इन्होंने तो 1943 में जिस आदमी ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, उस आदमी का सौदा किया जिसने यूनाइटेड भारत को आजाद घोषित किया, प्रधानमंत्री का भी पद की घोषणा कर दी, बैंक भी जारी कर दिया, करेंसी भी जारी हो गई, फौज भी थी। दलालों ने उस आदमी को 47 आते आते समाप्त कर दिया और ट्रांसफर ऑफ पावर में मिली भीख से अंग्रेजों की चापलूसी की और आजाद भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन भी बना रहा। यह अलग बात है कि माउंटबेटन से उनके क्या रिश्ते थे, यह जग जाहिर है। इस इतिहास को कूड़ेदान में डालिए। इस इतिहास को लिखने वाले लोग भी अब कूड़ेदान में चले गए हैं। उनके वंशज आज भी उसी मानसिकता से भारत के अंदर राज करना चाहते हैं। ये वही भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं कि जिस कमेटी के वो चेयरमैन थे, जो कमेटी ये तय करती थी कि भारत रत्न किसको दिया जाए, उन्होंने खुद ही चेयरमैन होते हुए अपने आप को भारत रत्न दे लिया और खुद ही अपना प्रोफाइल लिख के राष्ट्रपति को भेज दिया कि मुझे इन कारणों से मिलना चाहिए।
आज वो लोग सत्ता जाने से बौखलाए हुए हैं। आप लोग युवा हैं, आप किसको वोट दें इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि वोट देना न देना आपके हाथ में।